हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। वैश्वीकरण। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर पॉइंट आया है, ये काफ़ी महत्व रखता है हर क्लास के बच्चों के लिए। वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण होती क्या है? अगर देखा जाए तो वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल गैस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। यानी देखा जाए तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल जो होती है गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जल जो होती है गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसे ही हम वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उष्णांक अवस्था को छोड़कर प्रत्येक तापन स्थान या समय में होती है। यानी देखा जाए तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया उष्णांक अवस्था को छोड़कर, यानी ठंड अवस्था को छोड़कर तापमान समय के साथ होती रहती है। तो वाष्पीकरण तो आपको पता ही, जितना धूप पड़ेगा उतना ही अधिक वाष्पीकरण होगा, ये स्वाभाविक बात है। वाष्पीकरण की दर कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जिस पे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वाष्पीकरण की दर जो है कारकों पर निर्भर करते हैं। कई कारक होते हैं, इसमें से प्रमुख कारक यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण वाली बात रखेगी। अब देखिए पहला पॉइंट यही आता है, जल की उपलब्धता। वाष्पीकरण तभी होगा जब जल की उपलब्धता होगी, तो यही पहला पॉइंट दर्शाता है जल की उपलब्धता। असल भागों की अपेक्षा जल भागों से वाष्पीकरण अधिक होती है, और यही कारण है कि वाष्पीकरण महाद्वीपों की तुलना में महासागरों पर अधिक होती है। तो जनरल सी बात है, महासागरों में जल की मात्रा अधिक होगी, तो वहाँ पर जो है वाष्पीकरण अधिक ही होगी, ठीक है। और महाद्वीपों में कम होगी, क्योंकि महाद्वीप में जल की आवश्यकता कम होती है, कम अमाउंट में जल होती है। तो यह आप बात समझ गए होंगे कि जल की उपलब्धता, जहाँ जल अधिक होगी वहाँ पर जो है वाष्पीकरण की जो है अधिक होगी। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, सही है। देखते हैं अगला क्या है। दूसरा पॉइंट आता है तापमान। देखिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया अगर निर्भर करती है तो जल के बाद जो है तापमान पे ही करती है। देखिए तापमान, वो हम जानते हैं कि गर्म वायु ठंडी वायु तुलना में अधिक नमी धारण करती है। यानी देखा जाए तो गर्म वायु जो होती है, ठीक है, ठंडे वायु की तुलना में अधिक जो है यहाँ पर जो है नमी धारण करती है। यानी देखा जाए तो अगर साधारण शब्दों में समझो तो ये बात होती है, जब गर्म हवाएं चलती है तो वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है तेज हो जाती है। लेकिन ठंडी वायु में ऐसा नहीं होता है। ठंडी वायु में जैसे सर्दी का टाइम होता है, सर्दी के टाइम वहाँ पर जलवाष्प नहीं बनते हैं, और गर्मियों में जलवाष्प बहुत अधिक बनते हैं। अंततः जब किसी वायु का तापमान अधिक होता है, वह अपने अंदर का कम तापमान की तुलना में अधिक नमी धारण करने की स्थिति में होती है। यानी देखा जाए तो जितना हवा जो होगा वायु गर्म होगा, तापमान में होगा, उतना अधिक नमी को जो है धारण करेगा। और यही कारण है कि शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में वाष्पीकरण अधिक होती है। जैसे कि मैंने पहले बात बता दी थी कि शीतकाल की तुलना में ग्रीष्म काल में वाष्पीकरण अधिक होती है, क्योंकि हवा में गर्मी होती है। अंततः गीले कपड़े सर्दियों की तुलना में गर्मी में जल्दी सूख जाते हैं। तो यही बात आती है कपड़े सूखने में भी। तो ये 9th क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत महत्व रखता है। इनका क्वेश्चन भी होता है, गीले कपड़े जो है सर्दी की तुलना में गर्मी में जल्दी क्यों सूख जाते हैं? यही कारण है, गीले कपड़े सर्दियों की तुलना में गर्मी में जल्द सूख जाते हैं, क्योंकि वाष्पीकरण अधिक होता है गर्मियों में। इसलिए कपड़ा अगर आप रखते हो बाहर, चाहे धूप उस पर पड़े चाहे हवा ना पड़े, गर्मी की ह्यूमिडिटी के कारण जो होगा जल्दी ही कपड़ा जो है जलवाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा, और पानी जो होगा उसमें से सूख जाएगा। तापमान के बाद तीसरी पॉइंट यही बात को दर्शाता है कि वायु की नमी। देखिए वायु की नमी बहुत बात रखता है यहाँ। यदि किसी वायु की अपेक्षा आर्द्रता अधिक है तो वो कम मात्रा में अतिरिक्त नमी धारण कर सकती है। यानी देखा जाए तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि किसी वायु की अपेक्षा सांद्रता अधिक है तो वह कम मात्रा में अतिरिक्त नमी धारण कर सकती है। इसके विपरीत यदि सापेक्ष आर्द्रता कम है तो अधिक मात्रा में जो है अतिरिक्त नमी धारण कर सकती है। ऐसी स्थिति में वाष्पीकरण अधिक तेज़ी से होगा। तो वाष्पीकरण तो होगा ऐसी कंडीशन में अधिक तेज़ी से होगा, तो स्वाभाविक बात है। वायु की जो है शुष्कता भी वाष्पीकरण की दर को तेज करती है। यानी वायु की जो शुष्कता भी जो है वाष्पीकरण की दर को तेज करती है। वर्षा वाले दिनों में वायु में अधिक नमी होने के कारण गीले कपड़े देर से सूखते हैं।
तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण वाली बात आती है कि वर्षा वाले दिनों में वायु में अधिक नमी होने के कारण गीले कपड़े बहुत देर से सूखते हैं, क्योंकि वायु में जो है ऑलरेडी नमी है, तो कपड़े की नमी कैसे सूख पाएगी। तो इसीलिए जो है बरसात के समय में कपड़े बहुत जो है लेट से सूखता है। तो यहाँ पर कई प्रश्न के उत्तर जो है आपको मिल रहा है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक था। ठीक है, अगला हमारा जो पॉइंट है पवन यानी विंड्स। देखिए कहते हैं पवन भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है वाष्पीकरण के अंतर्गत। हवा भी वाष्पीकरण की दर को काफ़ी प्रभावित करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सच है कि हवा की वाष्पीकरण के दर को काफ़ी प्रभावित करती है। यदि वायु शांत है तो जलीय धरातल से लगी वायु वाष्पीकरण होते ही संतृप्त हो जाती है। यानी वायु अगर शांत है तो जलीय धरातल से लगी वायु वाष्पीकरण होने की जो है संतृप्त हो जाएगी, और वायु के संतृप्त होने पर वाष्पीकरण रुक जाएगी। वायु के संतृप्त होने पर वाष्पीकरण जो है रुक जाएगा। यदि वायु गतिशील है तो वह संतृप्त वायु को उस स्थान से हटा देती है। ठीक है, यदि वायु गतिशील है तो वह संतृप्त वायु को उस स्थान से हटा देती है, उसके स्थान पर कम आर्द्रता वाली वायु आ जाती है। यानी उसके स्थान पर कम आर्द्रता वाली वायु आ जाती है, और इससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया फिर आरंभ हो जाती है। यानी इससे क्या होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है फिर से आरंभ हो जाती है, और तब तक होती रहती है जब तक संतृप्त वायु पवन द्वारा हटाई जाती रहती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आ जाता है कि इससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया फिर आरंभ हो जाती है, और तब तक होती रहती है जब तक संतृप्त वायु पवन द्वारा हटाई जाती रहती है। पवन के उपरांत जो हमारा अगला पॉइंट आता है वह है बादलों का आवरण। देखिए बादलों का आवरण भी वाष्पीकरण की दर को काफ़ी प्रभावित करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, बादलों की आवरण तो कहते हैं मेघाच्छन्न और सौर विकिरण में अवरोध डालता है, और किसी स्थान की वायु के तापमान को प्रभावित करता है। इस प्रकार यह अप्रत्यक्ष रूप से वाष्पीकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित भी करती है। तो आप समझ गए होंगे कि बादलों का आवरण किस प्रकार यहाँ हेल्प करती है। जैसे मेघाच्छन्न और विकिरणों में जो है सौर विकिरणों में अवरोध डालती है, और किसी स्थान की वायु के तापमान को काफ़ी प्रभावित करती है, और इस प्रकार यह अप्रत्यक्ष रूप से वाष्पीकरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है, जो कि काफ़ी महत्व वाली बात यहाँ रखती है। यह रोचक तथ्य है कि 1 ग्राम जल को जलवाष्प में बदलने के लिए लगभग 600 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब देखिए इसका जो है तुलना कैलोरी के साथ की जाती है कि 1 ग्राम अगर आप जल को जलवाष्प में बदलना है तो उसके लिए जो है 600 कैलोरी ऊर्जा बर्न करेगी। तो यहाँ पर जो है जलवाष्प बदलने के लिए जल के जो है जलवाष्प में बदलने के लिए कैलोरी जो लगेगी 600 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, यानी हीट की आवश्यकता होगी। और 1 ग्राम जल के तापमान को 10 सेल्सियस से बढ़ाने में जो ऊर्जा जो है हमें ऊष्मा ऊर्जा खर्च होती है उसे ही कैलोरी कहते हैं। तो कैलोरी तो आप समझ गए होंगे कि जितना ऊर्जा लगेगी किसी को जलवाष्प में बदलने में, जितना हीट उत्पन्न होगी उसी को एक कैलोरी के नाम देते हैं। जैसे अगर साधारण रूप में देखा जाए तो जो शहरी के लोग होते हैं वो 2100 कैलोरी जो है बर्न करते हैं एक दिन में, और जो ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं 2400 कैलोरी बर्न करते हैं। तो इस बात को भी आप यहाँ से समझ सकते हो कि जितना हमारा शरीर में जो है एनर्जी बर्न होती है वही कैलोरी कहलाती है। तो 1 ग्राम जल के तापमान को देखिए 1 ग्राम जल को तापमान को 10 सेल्सियस से बढ़ाने से जो ऊष्मा ऊर्जा खर्च होती है उसे ही कैलोरी कहते हैं। तापमान में बिना परिवर्तन किए जब जल द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है, या जब ठोस बर्फ अवस्था से द्रव्य अवस्था में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया में जो ऊष्मा खर्च होती है उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि तापमान में बिना परिवर्तन किए जब जल द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है, यानी द्रव्य अवस्था से किस में बदलता है, गैसीय अवस्था में बदलता है, या जब वह ठोस बर्फ अवस्था में द्रव्य अवस्था में बदल जाता है, तो इस प्रक्रिया में जो ऊष्मा खर्च होती है उसे ही हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। और गुप्त ऊष्मा को हम दूसरे प्रकार से देखें तो छुपी हुई ऊष्मा भी कहते हैं, यानी हिडन हीट।
यानी लेटेंट हीट को हम जो है छुपी हुई ऊष्मा भी कह सकते हैं, यानी गुप्त ऊष्मा को छिपी हुई ऊष्मा भी कह सकते हैं। इसका प्रभाव तापमापी पर दिखाई नहीं देता है, यानी इस बात को देखिए, जो थर्मामीटर होते हैं तापमापी, उस पर इस पर कोई असर देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जब जलवाष्प जल की नन्ही नन्ही बूंदें या बर्फ के कणों में बदलती है तो ये गुप्त ऊष्मा वायु में छोड़ दी जाती है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि जब जलवाष्प जल की नन्ही नन्ही बूंदें या बर्फ के कणों में बदल जाती है तो ये गुप्त ऊष्मा वायु में छोड़ दी जाती है। वायुमंडल में छोड़े जाने वाली यह गुप्त ऊष्मा मौसम परिवर्तन के लिए ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बनती है। तो अब देखिए कितना महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आ जाता है कि वायुमंडल में छोड़े जाने वाली यह गुप्त ऊष्मा मौसम परिवर्तन के लिए ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बनती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखती भी है। वाष्पोत्सर्जन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें वनस्पतियों की पत्ती एवं उसके तने द्वारा जलवाष्प के रूप में परिवर्तित होता है। तो आप समझ गए कि वाष्पोत्सर्जन एक विशिष्ट प्रक्रिया है जिसमें वनस्पतियों के पत्तियों एवं उनके तनों द्वारा जलवाष्प के रूप में परिवर्तित होती है। किसी क्षेत्र में वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन द्वारा संयुक्त रूप से हुए जल के हर्ष को वनस्पतिक वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब देखिए, वनस्पतिक वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र से वाष्पीकरण तथा वाष्पोत्सर्जन द्वारा संयुक्त रूप से हुए जल के हर्ष को, यानी जल के नुकसान को वनस्पतिक वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखता है। और यहाँ पर एक बॉक्स है, उसमें भी सारे शब्दों का निचोड़ है जिसको आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना चाहिए और इसी को याद करके अपना जो एग्ज़ाम को लिए अच्छी तैयारी करना चाहिए। अब देखिए इस बॉक्स में किस बातों के ऊपर उजागर किया गया है। तो पहला पॉइंट यही दर्शाता है कि जल से जलवाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। देखिए कितना आसान शब्द है कि जल से जलवाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और वाष्पीकरण की दर जल की उपलब्धता, तापमान, वायु की शुष्कता, पवन तथा मेजातन द्वारा नियंत्रित होती है। देखिए अब वाष्पीकरण की दर जो होती है जल की उपलब्धता, तापमान, वायु की शुष्कता, पवन तथा मेघाच्छन्न द्वारा नियंत्रित होती है, जिसके विषय में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा भी किया था। ठीक है, अगर आखिरी पॉइंट की हम बात करें तो ये साफ करता है कि तापमान में बिना परिवर्तन किए जब जल द्रव्य अवस्था में गैसीय अवस्था में बदल जाता है, यानी तापमान में बिना परिवर्तन किए जब जल जो है द्रव्य अवस्था से गैसीय अवस्था में बदल जाता है या जब वह ठोस यानी बर्फ अवस्था में द्रव्य अवस्था में बदलता है तो इस प्रक्रिया में जो ऊष्मा खर्च होती है उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। देखिए कोई भी प्रक्रिया आप करोगे तो उसमें ऊष्मा लगेगी ही लगेगी और कैलोरी जो है बर्न होगी होगी। तो जितना भी क्रिया कीजिएगा उतना ही आपको भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हमने जो है बात पे चर्चा किया और बहुत ही विस्तारपूर्वक जानने की कोशिश किया। मुझे नहीं लगता कि आपको बात समझ में नहीं आई होगी, सारी बातें आपको क्लियर हो गई होगी और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है। तो जो बातें नोट करने वाली थी उसके अपने कॉपी पर ज़रूर नोट कीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। ठीक है, अगर ये आपको समझ में अच्छे से आ गया है तो एक बात और भी करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और जितना हो सके अगर कुछ इसमें गलतियाँ थी, कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट करने से ये होता है कि गलतियों को सुधारा जाता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा प्रयत्न किया जाता है। तो इसमें मैं कोई माइंड नहीं करूँगा, आप जितना चाहे गलत भी बोल सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो, जिससे मैं बेटर से बेटर कोशिश कर सकता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि गलती जब तक मुझे पता नहीं लगेगी मैं आपके लिए अच्छा नहीं कर सकता। ठीक है, और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तभी जो है आपको समय समय पर त्रिपाण स्टडी सेंटर का वीडियो प्राप्त होगा। अगर आप सोच रहे होगे कि मेरा यहाँ तो पढ़ाई खत्म हो जाएगी, उसके बाद त्रिपाण स्टडी सेंटर का क्या आवश्यकता है, तो आपको शायद पता हो कि त्रिपाण सेंटर जो है 8th क्लास से लेके MA तक बच्चों के लिए बहुत ही वीडियो बना चुका है और बहुत वीडियो बनने वाली है। तो ये आपके लिए फ़ायदे में रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। नहीं, अगर सेव नहीं कीजिएगा तो आपको फिर जो है त्रिपाण सेंटर की आवाज़ सुनाई नहीं देगी।